पूर्व के जो जनप्रतिनिधि रहे हमारा एज सर्जन उनकी सर्जरी करने में कितनी सफलता पाई कि अवैध रूप से कोई भी व्यक्ति और बॉर्डर होने के कारण पशु तस्करों की बहुत बड़ी संख्या थी। किसी की हिम्मत नहीं है कि एक जा सकता है विधायक बनाम ब्लॉक प्रमुख का द्वंद्व। आज वो पशु तस्कर पूरी रूप से सुरक्षित भी है। शिक्षा के बारे में मैं आपको ये बता सकता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अपने ही निधि से करीब 15 स्कूलों को स्मार्ट बनाने का काम किया है अभी तक। नमस्कार, मैं अनुराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं विभाग बातें। चिकित्सा क्षेत्र के प्रतिष्ठित सर्जन जो अब माननीय विधायक बन चुके हैं वो हमारे बीच हैं। ऑपरेशन थिएटर में गंभीर बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर असीम कुमार जी हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, हमारे चैनल विभाग बातें पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप एक प्रतिष्ठित सर्जन हैं और चिकित्सा क्षेत्र से अचानक राजनीति की तरफ कैसे मूव किए? देखिए, मेरे जीवन में एक चिकित्सक होने के साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं संगठन का कार्य करता रहा। जब मैं विद्यार्थी जीवन में भी था तो जिस कॉलेज से जिस यूनिवर्सिटी से मैंने MBBS किया, उस ज़माने में वो ज़माना था 93, 94, 95 का, जिस ज़माने में कि SFI की हमारे यूनिवर्सिटी में एक गढ़ माना जाता था हमारा यूनिवर्सिटी SFI का। लेकिन मैं उस समय में भी NMO का काम करता था, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक अनुषंगिक है। NMO का काम करता था और NMO का काम लगातार मैं उसी विद्यार्थी जीवन से ही, मेडिकल लाइफ से ही, जब MBBS में था तब से करता आ रहा हूँ। मैं भारत विकास परिषद में भी काम करता रहा। मैं जब कमांड मेडिकल सर्विसेज से रेलवे की सेवा ज्वाइन किया MS करने के बाद, तो कुछ दिन तक हमारी गतिविधियाँ, चूँकि सरकारी नौकरी में थी, केंद्र सरकार की नौकरी थी, तो हमारी राजनीतिक गतिविधियाँ या इस तरह की गतिविधियाँ रुकी हुई थी। लेकिन परंतु मैं 2095 में नौकरी ज्वाइन किया और 2004 में 1995 में नौकरी ज्वाइन 1995 में ज्वाइन किया। 2004 में मैं रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद मैं फिर भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ में काम करता रहा। विभिन्न पदों पर काम करते हुए मैं क्षेत्रीय संयोजक के रूप में 2012 से लेकर अभी तक काम करता रहा हूँ। लेकिन मैं संगठन में सिर्फ काम करता रहा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैं कभी नहीं गया था। अब सवाल उठता है कि मैं सर्जन था और सडनली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चला गया और एक अप्रत्याशित मत से जीत के भारतीय जनता पार्टी की जो सीट, ऐसी सीट थी जहाँ पे कि 28 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं जीता था और हमें लड़ना था एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से और वर्तमान विधायक से, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज का विषय था। चुनाव लड़ा। हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो नेतृत्व था, पार्टी का जो नेतृत्व था, जनता का विश्वास था, संगठन की शक्ति थी और थोड़ा बहुत मेरा व्यक्तित्व भी था, जिसके कारण भारी मतों से जीता। तो अब आप कहेंगे कि भाई आप चिकित्सक थे और राजनीति में आ गए, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक सेवा का माध्यम है। यहाँ पे जो मैं कार्य कर रहा था, एज ए प्रोफेशनल काम कर रहा था, यहाँ पे भी सेवा ही दे रहा था, मानव सेवा कर रहा था। लेकिन इसका दायरा सिर्फ मरीजों के तक सीमित था। राजनीति में आने के बाद हमारे कार्य का क्षेत्र और सेवा का क्षेत्र ये विस्तारित हो गया। काम मैं वही कर रहा हूँ जो पहले करता था। काम के मोडस ऑपरेंडी में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। जो कि राजनीति में मैं आया तो कोई ऐसा नहीं है कि प्रतिष्ठा के लिए या वैभव के लिए, धन के लिए आया। मैं प्रोफेशनल था। अब कार्य का क्षेत्र मेरा विस्तार हो गया। अब विस्तार से मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। क्षेत्र की जनता की सेवा, जहाँ तक जो भी उनकी आवश्यकताएं होती है, विधानसभा का विकास करना है, विधानसभा का विकास कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आज जो मेरा परिवार यहाँ एक चिकित्सक के रूप में 100-200 लोगों का परिवार था, एक विधायक के रूप में मेरा परिवार 10 लाख लोगों का परिवार हो गया है। सर, 2022 में आप विधायक बने। डॉक्टर असीम कुमार से माननीय डॉक्टर असीम कुमार के बीच इन 4-5 सालों में क्या अंतर आया? देखिए, मैं आपको बताऊंगा भाई साहब, एक जिस समय मैं मेडिकल कम्पीट किया था, 83-84 में मेडिकल कम्पीट किया था और उस ज़माने में CPMT या PMT में बहुत कम सीटें हुआ करती थीं और जो स्टूडेंट्स CPMT या PMT कम्पीट करता था तो समाज में उसकी एक प्रतिष्ठा होती थी।
कि अच्छा स्टूडेंट है। तो सम्मान तो मुझे 18 साल की उम्र से ही मिल रहा है, जिस समय मैं CPMT कंप्लीट किया, फिर MS किया, फिर MS करने के बाद UPSC क्वालिफाई किया, UPSC में भी बहुत अच्छा रैंक आया, MS करने में भी बहुत सारे मन चाहा अपने मेहनत से एम्स में भी 1 साल काम किया, सब कुछ करते हुए फिर सर्जरी में मैंने MS की। तो ऐसा नहीं है कि सम्मान में हमें कमी था, और एक विधायक के रूप में मेरा चरित्र वैसा ही है जैसा मेरा एक चिकित्सक के रूप में था। मैं अपने में कोई परिवर्तन नहीं समझता हूँ। रही बात कि माननीय शब्द लग जाना, ये पद है, पद के पीछे माननीय लग जाता है, लेकिन मेरे चरित्र में, मेरे व्यक्तित्व में कोई इसका प्रभाव नहीं है। सर, तमकुहीराज विधानसभा में विधायक बनने के बाद आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? देखिए, मैं जब चुनाव 2022 में लड़ने जा रहा था, चूँकि मैं तमकुहीराज विधानसभा से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। अब तो मेरी रिश्तेदारी हो गई है, मेरी बेटी की शादी है वहाँ पे, तो और भी नज़दीकी से जुड़ गया। हमारे विधानसभा में विकास के कार्य विगत 10 वर्षों या 20 वर्षों में विकास के कार्य नहीं हुए। कोई भी नई योजनाएं नहीं आईं। जो सड़कें थीं वो सड़कें भी ध्वस्त हो गईं, और नई परियोजनाएं तो आई ही नहीं। 2022 में जब मैं क्षेत्रीय भ्रमण में था, चुनाव के भ्रमण में था, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ पे कि मैं नहीं गया। सड़कों की हालत बहुत ख़राब थी, विद्युत व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त थी, शिक्षा का भी स्तर बहुत अच्छा नहीं था, चिकित्सा में भी समस्याएं थी। तो मैं एक एक करके, सबसे पहला जो हमारी वरीयता रही वो रही दैट इज़ लॉजिस्टिक, की आवागमन सबसे पहले सुचारू रूप से चलाया जाए। तो जितनी प्रमुख सड़कें थी, जैसे तमकुहीराज से अरौलीदान, सबरही से लेके बड़वा पट्टी, सलेमगढ़ से लेके अरौलीदान, इन सड़कों का चौड़ीकरण करवाया। एक मुख्य सड़क जो बनवाया, जो कि सरिया खूड से लेके रेगुलेटर से लेके पडरौना, ये 7 मीटर चौड़ी सड़कें बनी। तो लॉजिस्टिक और यातायात में आमूल परिवर्तन हुआ है। जितनी छोटी छोटी सड़कें, ग्रामीण विलेज रोडें थी, विलेज रोडों को भी बनवाने का काम किया गया है। इस बार भी चौड़ीकरण में 2 बड़ी सड़कों को भेजा गया है। एक हमारा बड़वा पट्टी से दूधई है, दूसरा सलेमगढ़ से लेके सेवरही है, और 130 सड़कों का मैं कार्य योजना में शामिल किया हूँ। अब धन की उपलब्धता के अनुसार वो सड़कें स्वीकृत होंगी, लेकिन मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि जैसा महाराज जी ने बोला है कि मैं सारी सड़कें दे दूंगा। हो सकता है कि इस कार्यकाल में नहीं देखे, अगले कार्यकाल, चूँकि अगला कार्यकाल भी हम ही लोगों का रहेगा, तो अगले कार्यकाल में वो सारी सड़कें, एक एक सड़कें, चमचमाती सड़कें मिल जाएंगी। और थोड़ा सा एक मजाकिया विषय भी इसमें कह देता हूँ कि 2021 में जब मैं विधानसभा के चुनाव की टिकट के लिए प्रयत्नशील था या संपर्क कर रहा था, तो मैं गया था बैद्यनाथ धाम बाबा भोले के दर्शन के लिए। पत्नी के साथ मैं लौट रहा था, तो रास्ते में मैं कहा कि प्रसाद जो है बेटी के घर पे चल के भी पहुंचा देते हैं। तो लतवा से जब मैं मुड़ा नहर के पटरी से, तो नहर की पटरी बिल्कुल ध्वस्त थी। आज वो चमचमाती भी 7 मीटर सड़क है। तो मेरी पत्नी ने पूछा, डॉक्टर प्रियदर्शनी पूछी कि भाई आप विधायक बनने के लिए इतना परेशान हैं, इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं सर्जन के रूप में, क्यों विधायक बनना चाहते हैं? मैं कहा एक लाइन में तुमको जवाब दूँ? बोला बताइए। तो मैं अपनी बेटी के विधायक बनूंगा तो बेटी के घर तक संगमरमर लगवा दूंगा। बोले गजब की बात आप कर रहे हैं। हम कहे देखना तुम। और आज मैं कहता हूं कि वो सपना जो मैंने कहा कि बेटी के घर पे संगमरमर लगा दूंगा, आज सारी विधानसभा की सारी बेटियों के घर तक चमचमाती 7 मीटर रोड, 5.5 मीटर रोड और ग्रामीण सड़कें बनाने का काम हो रहा है और बन भी गया है। तो जो मेरा सपना था कि विधानसभा में विधायक बनूंगा तो विधानसभा का विकास करूंगा, आज वो सपना पूरा हो रहा है। ये परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का और हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कृपा है कि PM-JSY से और राज्य सड़क निधि से सारी सड़कों का निर्माण हुआ है। सर, आपने अभी रोड कनेक्टिविटी की बात की। हम कुछ दिन पहले तमकुहीराज में थे, लगभग 1 सप्ताह तक थे। वहाँ एक नदी है, गंडक नदी, उस पर पिपरा घाट है। हमको पता चला कि इसके लिए स्वीकृति मिल गई है, वहाँ पुल बनेगा, पीपा का पुल है। आज़ादी के बाद उस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। हम जब वहाँ पर गए सर, तो वहाँ की जनता में यह विश्वास ही नहीं बन पा रहा है कि नहीं, यह विधायक जी यह पुल का निर्माण कराएंगे। सर, क्या यह पूर्व के विधायकों की, पूर्व के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता थी? देखिए, पूर्व के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनके द्वारा भी कोशिश किया गया था। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कोशिश नहीं किया गया था, कोशिश किया गया था, परंतु उस स्वीकृति में एक बहुत बड़ी बाधा थी कि 9 किलोमीटर के रेंज में 2 दीर्घ सेतु नहीं बन सकता है। तो जब भी वो प्रस्ताव जाता था तो वो प्रस्ताव में यही लिख के आता था कि सेतु निगम की एक नीति है कि 9 किलोमीटर के रेंज में दीर्घ सेतु नहीं बन सकता है।
मैं अपने परम पूज्य महाराज जी से मिला और महाराज जी को बताया कि महाराज जी एक ये हमारी ऐसी घोषणा है जो घोषणा मैं चुनाव के समय में किया था कि मैं जीतूंगा तो यहाँ पे पुल बनवाऊंगा। तो महाराज जी ने पूछा कि क्यों नहीं बन रहा है। मैं कहा महाराज जी उसमें एक दिक्कत है कि 9 किलोमीटर के रेंज में दिग्ग सेतु नहीं बन सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। और कुछ ही दिन के बाद ये कैबिनेट से डिसीजन लिया गया कि यातायात और पब्लिक डिमांड, अगर यातायात ज़्यादा है उस जगह पे तो कहीं भी दीर्घ सेतु का निर्माण हो सकता है। उसके बाद वो योजना गई, योजना स्वीकृत हो गई, टेंडर भी हो गया है, अब टेंडर फाइनलाइज होने की स्थिति में है। परंतु विपक्षियों के द्वारा यह भ्रम अभी भी फैलाया जा रहा है कि ये झूठा आश्वासन है, परंतु वस्तुस्थिति यही है कि पैसा भी स्वीकृत हो गया है, टेंडर भी हो गया है, टेंडर फाइनलाइज होने जा रहा है और जो ही टेंडर फाइनलाइज हो जाएगा कार्य वहाँ शुरू हो जाएगी। सर, आपका जो विधानसभा है वो बॉर्डर का क्षेत्र है और उस सटे हुए बिहार के संपर्क में है। सर, देखा जाता है कि जो बॉर्डर के क्षेत्र होते हैं उसमें गैर कानूनी काम, अनैतिक काम ज़्यादा स्तर पे होते हैं। डॉक्टर असीम कुमार एज ए सर्जन उनकी सर्जरी करने में कितनी सफलता पाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब मैं विधायक बना तो 2022 के पहले और आज़ादी से लेके अभी तक वो व्हाइट गोल्ड का माइन कहलाता, व्हाइट गोल्ड का वो क्षेत्र कहलाता था। व्हाइट गोल्ड मतलब सफ़ेद बालू, वो दैट वाज व्हाइट गोल्ड। और उसका परिणाम ये था कि वो पर्यावरण के विरुद्ध और जो हमारी संपदा है, प्राकृतिक संपदा, उसको नुकसान पहुंचाने का काम वो किया करता था। और अनकंट्रोल्ड जो गोल्ड माइन था, वो जो सिल्वर माइन था, वो अनकंट्रोल्ड माइनिंग वहाँ थी, बालू का अवैध खनन होता था। और उस अवैध खनन का परिणाम ये हुआ कि नारायणी नदी का जो मुख्य धारा था, जो बिहार की तरफ बह रहा था, वो नारायणी बहने लगी तमकुही राज की तरफ से। और लगातार किसानों के फसल का नुकसान, किसानों के ज़मीन का नुकसान, किसानों के मकान का नुकसान और सरकार के धन का उस पर इतना ज़्यादा दुरुपयोग हुआ। इसलिए कि दुरुपयोग मैं शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि वो मैन मेड था, दैट प्रॉब्लम वाज मैन मेड। अवैध काम करने से ये परिणाम आ रहा था। आज की स्थिति ये है कि अवैध रूप से कोई भी व्यक्ति एक ट्रैक्टर ट्रॉली बालू का वहाँ से खनन नहीं कर सकता है। जिनको भी बालू की ज़रूरत हो, वो पोर्टल है, खनन विभाग का पोर्टल है, खनन विभाग के पोर्टल पर रॉयल्टी जमा करें और रॉयल्टी जमा करने के बाद जितनी उनको आवश्यकता है, जो डिजिग्नेटेड प्लेस है, उसी प्लेस से वो बालू निकाल सकते हैं। बालू निकालना ऐसा नहीं है कि परमिसेबल नहीं है, परमिसेबल है, लेकिन प्रॉपर चैनल से। और आज उसका परिणाम ये है कि नारायणी की जो हमारा सबसे डेंजरस पॉइंट था वो नरमा जोत था। नरमा जोत पे स्थिति ये रहती थी कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण वहाँ बैठे रहते थे, लाइट जला के, टॉर्च लेके, और जनरेटर चलते रहती थी कि कब बंधा टूट जाएगा, कब बंधा टूट जाएगा। आज आप नरवा जोत जाके देख सकते हैं। नरवा जोत में नारायणी की जो मुख्य धारा है वो बिहार की तरफ बह रही है और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की तरफ मुश्किल से उसकी अभी जो रिवर बेड की साइज होगी वो 10 फीट की है। तो जो अवैध खनन बंद हुआ, अवैध खनन बंद होने से नारायणी नदी के किनारे हजारों एकड़ ज़मीन निकल के आए हैं। किसान आज उस पर फसल उगा रहे हैं। आज गेहूँ, ये कहते हैं, आज गन्ना, आप जाके देख सकते हैं उदियारा क्षेत्र में गन्ना लहलहा रहा है। तो सबसे बड़ा था अवैध खनन का चैलेंज, अवैध खनन को दूर किया गया। गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान था। आज मैं बड़े प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूं कि आज गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन के अंदर हो जाता था, जबकि एक स्थिति ऐसी थी कि गन्ना मूल्य का भुगतान 1 साल बाद होता था। और गन्ना मूल्य के भुगतान में विलंब होने से जो बिचौलिए थे, जिनको आप गन्ना माफिया कह सकते हैं, बिचौलियों के द्वारा गन्ना किसानों का शोषण किया जाता था। आज महाराज जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई और हम लोगों ने भी स्थानीय स्तर पे यह प्रयत्न किया, चीनी मिल से समन्वय बिठा के, कि भाई गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान बिल्कुल करंट भुगतान हो जाए। आज गन्ना किसानों के मूल्य का करंट भुगतान है तो गन्ना माफियाओं का भी सफाया हो गया है। पशु का कारोबार, बॉर्डर होने के कारण पशु तस्करों की बहुत बड़ी संख्या थी और हमारी भारतीय जनता पार्टी खास करके महाराज जी के नीतियों के विरुद्ध है कि गो हमारी माता है और इसका कहीं वध हो जाए। आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि किसी की हिम्मत नहीं है कि एक पिकअप
आज बॉर्डर को कोई क्रॉस करा दे। अवैध पशुओं का काम पूर्ण रूप से विराम लग गया है। और जो बड़े बड़े तस्कर थे, जो तस्करी करते थे, चूंकि मैं नाम नहीं बोलूंगा, पब्लिक नहीं करूंगा, जानकारी है, आज वो पशु तस्कर तौबा कर लिए हैं। तौबा शब्द से आप समझ सकते हैं कि क्या मेरा तात्पर्य है। आज वो तौबा कर लिए हैं कि मैं पशु तस्करी नहीं करूंगा। स्प्रीट तस्करी का भी एक बहुत बड़ा कारोबार था हमारे विधानसभा में। आज स्प्रीट तस्कर वो नारायणी नदी में डुबकी लगा दिए हैं कि अब मैं बाहर नहीं निकलूंगा, स्प्रीट की तस्करी भी बंद है। सर, इस समय तमकुहीराज विधानसभा कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में देखी जा रही है। एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर, इसको भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। विधायक बनाम ब्लॉक प्रमुख का द्वंद्व, दोनों एक ही पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के आप दोनों लोग हैं। ऐसा क्या है आपको उसमें केंद्र बिंदु रखा गया है? पूरा प्रकरण क्या है आखिर? देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा हमारे सारे कार्यकर्ताओं में होता है। मेरी जो अपनी सोच है कि एक हमारा बूथ अध्यक्ष से लेके वरिष्ठ नेता तक ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। ये सपा और कांग्रेस वाली स्थिति नहीं है कि यहाँ पे राजा बहादुर और बाबू साहब जो है सो कोई निर्णय लेते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी चलती है। टिकट मांगने का अधिकार सबको है, परंतु आपको जो अपनी पार्टी के अंदर छवि कैसी है, पार्टी के जो गाइडलाइंस हैं, क्राइटेरियाज हैं, उस क्राइटेरियाज पे कौन प्रत्याशी फिट करता है, ये पूरा लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी निर्णय लेती है। याचक की दीर्घा में हम 15 आदमी खड़े हैं। क्योंकि मैं भी विधायक हूं, जब टिकट की बात आएगी तो मैं भी याचक की दीर्घा में ही खड़ा रहूंगा। मैं भी अपना बायोडाटा, अपना पत्र लगाऊंगा। मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं। जो मेरा कार्यकर्ता है, जो आज मेरे साथ संगठन का दायित्व निभा रहा है, वो भी पत्र लगाएगा शीर्ष नेतृत्व के पास, वो भी पत्र लगाएगा, वो भी याचक की दीर्घा में रहेगा। परंतु निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व के हाथ में होता है। अब सवाल ये उठता है कि किसी की लकीर को छोटा करने के लिए, अपनी लकीर को बड़ा करने के लिए किसी की लकीर को आप छोटा नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी लकीर बड़ी करनी पड़ेगी अगर आपको यह साबित करना है कि मेरा व्यक्तित्व बड़ा है। और जो राजनीति में, आज के राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में पारदर्शिता, सूचिता, जनसंपर्क, ये सारी चीज़ें हैं जो कि अति आवश्यक है। जब सूचिता, पारदर्शिता नहीं रहेगा तो दिक्कतें आएंगी। जहाँ तक आपने प्रश्न पूछ दिया कि ब्लॉक प्रमुख वर्सेस असीम कुमार या विधायक, देखो भाई, मैं एक चिकित्सा पेशे से हूँ और मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं अपने को एक समाज के नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने को देखता हूं कि बच्चों को, सबों को मैं एक मार्गदर्शन दे सकूं। क्योंकि मेरी अब एज भी है, उसी एज ग्रुप का मैं हूं कि राजनीति ना करूं, मैं नेतृत्व करूं। ठीक है, तो कहीं भी शिकायतें आएंगी कि यहाँ पे कुछ अनियमित काम हुए हैं, नियमानुसार नहीं हुए हैं, तो मैं जांच के लिए लिखूंगा। जांच में जो कुछ भी आता है सामने, वो जांच का प्रक्रिया है। हमारे यहाँ जांच भी जो होती है पारदर्शिता के साथ होती है। अब कहीं पे कोई अनियमितता की बात आ रही है और अनियमितता के खिलाफ अगर कह दिया गया कि भाई, यह लिख दिया गया कि यहाँ पे अनियमितता हो रही है, इसकी जांच कर ली जाए, और अनियमितता साबित हो गया तो कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई होगी तो कार्रवाई कौन करेगा? प्रशासन ने जांच किया, शासन के द्वारा उस पर कार्रवाई हुई। मेरा रोल इतना ही है कि मैं अनियमितताओं को उजागर किया। अगर कोई कहता है कि साहब भ्रष्टाचार हो या अनियमितता हो, उसको आप उजागर नहीं करें, तो फिर मैं अपने दायित्व का क्या निर्वहन कर रहा हूं? मेरे चरित्र में अगर कहीं कोई अनियमितता नजर आ रही है, चरित्र की गिरावट नजर आ रही है, कोई अनैतिक काम नजर आ रहा है, कोई वित्तीय अनियमितता नजर आ रही है, उसको भी अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कोई है तो उचित फार्म पे उसको रख सकता है।
मैं कभी मना नहीं करता हूं। अगर मेरे चरित्र में कहीं लगता है कि ये अनैतिक काम कर रहे हैं, आप शीर्ष नेतृत्व को उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं वित्तीय अनियमितता में हूं, तो शीर्ष नेतृत्व को उसकी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे अपने कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं है कि हमारे लिए सारे संगठन से लेके शासन तक के दरवाजे कार्यकर्ताओं के लिए खुले हुए हैं। कोई भी कार्यकर्ता, छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेके मिल सकता है, कहीं रोक नहीं है। तो फिर सोशल मीडिया का प्रयोग किस बात का? हमें किसी विभाग में काम कराना है, मैं मंत्री जी से जाता हूं, सीधा संपर्क करता हूं और अपनी मांग पत्र उनको दे देता हूं। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई आज्ञा लेनी है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के दे देता हूं। कभी उन्होंने मना नहीं किया कि हमसे नहीं मिल सकते हो। तो फिर हम सोशल मीडिया का ऑप्शन क्यों ऑप्ट करेंगे? अगर हमें कहीं तिरस्कार किया जाता है तो हम अपनी व्यथा कहीं लिख सकते हैं, वो भी नहीं लिखना चाहिए। लेकिन जब आप तिरस्कृत नहीं है, सम्मानित हैं, हर एक जगह सम्मान आपको मिल रहा है, तो हम अपनी बात को प्रॉपर प्लेस पे प्लेस करेंगे। तो ये सारी चीजें राजनीतिक महत्वाकांक्षा इसको हम नहीं कहते हैं, ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है। और प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता, प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होता है, विरोध अस्वस्थ होता है। तो राजनीतिक रूप से विरोध करना ये हमारे विरोधियों का काम है। वो सपा हमारा विरोध करेगी, कांग्रेस विरोध करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा, अगर उसमें आगे बढ़ने की लालसा है तो प्रतिस्पर्धा रखेगा। और प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होता है। तो पार्टी को मजबूत करने के लिए आप प्रॉपर फॉरम पे, प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे, संगठन के माध्यम से, शासन के माध्यम से, सत्ता के माध्यम से किसी भी विधायक की कमियों को उजागर वहां पे कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। इसलिए कि हमारे यहाँ सूचिता, पारदर्शिता, मैंने पहले भी कहा कि सूचिता, पारदर्शिता और बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया जो है हमारा एक सिद्धांत है, भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है। जो परम पूज्य श्रद्धेय अटल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके द्वारा ये स्थापित नियम है, जिन नियमों का हम पालन करते हैं और उन्हीं के सिद्धांतों पे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उन सिद्धांतों का पालन करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, और बढ़िए, जरूरी है बढ़ना। क्योंकि आज मैं इस पद पे हूं, कल किसी और की जरूरत पड़ सकती है। तो युवा नेतृत्व भी तैयार रहना चाहिए। हम हमेशा सेकेंड लाइन तैयार रखते हैं कि जिस दिन मैं रिटायरमेंट लूंगा तो हमारा वैक्यूम नहीं हो, युवा नेतृत्व भी हमारा तैयार रहता है। तो ये हमारा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, अगर कहा जाए कि किसी भी पार्टी में, हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी में अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो ये तो एक अगर आदमी किसी अनैतिक काम में या किसी वित्तीय अनियमितता में फंसता है तो अपनी बातों को सही साबित करने के लिए वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेता है, परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप डर जाएंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मत बोलिए, भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लीजिए। ऐसा हो नहीं सकता है, भ्रष्टाचार स्वीकार्य नहीं है। सर, 2027 विधानसभा चुनाव भी नज़दीक आ गए हैं, साल भर से भी कम समय बचा हुआ है। क्या तमकुही राज विधानसभा से डॉक्टर असीम कुमार फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, या अपने टिकट को लेकर के आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, टिकट का निर्णय शीर्ष नेतृत्व के हाथ में होता है। जिस समय में टिकट का निर्णय होता है तो बड़े लोकतांत्रिक तरीके से हर एक प्रत्याशी की विवेचना होती है। मैं 2022 में चुनाव लड़ा, 2022 में चुनाव लड़ा तो 1,15,000 मत पाया, जो लगभग 51% हमें मत मिला था। आज के हिसाब से अगर इंडी गठबंधन को मान लेता हूं कि इंडी गठबंधन उस समय में भी था, तो 90,000 वोट इंडी गठबंधन को मिला और 1,15,000 वोट हमें मिला। 25,000 की हमारी उस समय में भी लीड थी। 23 में जब मैं अपने कार्यकाल में 2 चुनाव लड़ा हूं, एक नगर पंचायत का चुनाव, नगर पंचायत सेवरही में
नगर पंचायत सेवरही का गठन 1970 में हुआ था। 1970 के बाद से भारतीय जनता पार्टी का एक भी चेयरमैन नहीं जीता था। ये पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन इतने दिनों के बाद 2023 में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन जीता। और तमकुही राज में पहला चुनाव हुआ, तमकुही राज नगर पंचायत गठन के बाद, और तमकुही राज में भी मेरा भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन जीता। 24 में चुनाव आया, मेरा विधानसभा देवरिया लोकसभा में पड़ता है। देवरिया लोकसभा में सांसद जी लगभग लोकसभा चुनाव में 34,000 मतों से जीते थे, जिसमें कि 27,000 की लीड मेरे विधानसभा से मिली थी। जितने मेरी लीड थी उससे बढ़ के लीड मिली थी। मेरी लीड अगर इंडी के हिसाब से जोड़ता हूं तो 25,000 की लीड थी। और आज जो चुनाव हुआ है, इंडी गठबंधन में चुनाव हुआ है, इसमें माननीय सांसद जी को 27,000 की लीड मेरे विधानसभा से मिला था। मैं सरकार के धन का जो समुचित प्रयोग है, योजनाएं हैं, करने के साथ साथ जो सारे विधायक करते हैं, साथ साथ एक सर्जन होने के नाते मैं अपने विधानसभा में व्यक्तिगत प्रयास से क्या कर सकता हूं। व्यक्तिगत प्रयास से विधानसभा चुनाव जीतने के तुरंत बाद मैंने पूरे जिले कुशीनगर जिले में जितने बच्चे थे जिनके माता या पिता कोविड से मरे थे, ऐसे लगभग 404 बच्चे थे। 404 बच्चों को पठन पाठन की सामग्री, लैपटॉप, उनके खाद्यान्न की व्यवस्था जब तक उनकी उम्र 18 साल नहीं हो जाती है, पूरे परिवार को खाद्यान्न की व्यवस्था करवाते हुए इस योजना को चलवाया। दूसरा योजना मैंने जो चलवाया वो भी जोमेटो के ही सौजन्य से था। दूसरा योजना मैंने एक योजना चलाई कुपोषण मुक्त तमकुही राज। कुपोषण मुक्त तमकुही राज में मैंने 309 आंगनबाड़ी केंद्रों को चिन्हित करवाया पोषण ट्रैकर के थ्रू। जिला प्रशासन के सहयोग से पोषण ट्रैकर के थ्रू 309 आंगनबाड़ी केंद्रों को चिन्हित करवाया जहां पे कि कुपोषण के बच्चे ज़्यादा थे। उन आंगनबाड़ी केंद्रों पे पुष्टाहार वितरित कराते हुए, जो सरकार के द्वारा पुष्टाहार मिलता है वो तो मिल ही रहा था, अलग से जगरी, पीनट का लड्डू और दूसरे और भी न्यूट्रिएंट्स थे, इनके बने हुए लड्डू, ये लगातार वितरित होता रहा। और 309 आंगनबाड़ी केंद्रों को जब मैंने देखा कि पोषण ट्रैकर पे ये कुपोषण मुक्त हो चुके हैं, तब उसको रोका गया। मैं पुनः दूसरी बार कुपोषण मुक्त तमकुही अभियान का फेज 2 शुरू करने जा रहा हूं, इसलिए कि करीब ये 1.5 साल का गैप हुआ है। 1.5 साल के गैप में हो सकता है कुपोषण के बच्चे आए हों, तो फिर पोषण ट्रैकर से उनको ट्रैक करके किन किन आंगनबाड़ी केंद्रों पे इस चीज़ की आवश्यकता है उसको करवाऊंगा। मैंने अपने प्रयास से 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करवाया। लगातार मैं अपने विधानसभा के जनता के लिए, सिर्फ कहने के लिए है अपना विधानसभा, लेकिन परंतु मेरे पास जो वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं वो गोपालगंज और बेतिया सभी के सेवरही में कनेक्टिविटी है, वहाँ के पेशेंट आते हैं। और प्रत्येक शनिवार को निःशुल्क सर्जरी से संबंधित चिकित्सीय सलाह देने का काम कर रहा हूँ। तो जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, योजनाओं का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करवाया और व्यक्तिगत रूप से भी जनता की सेवा की। तो ऐसा कहीं प्रश्न नहीं उठता है कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे कमज़ोर रहेगी। और अगर पार्टी शीर्ष नेतृत्व हमें चुनाव लड़ने का मौका देती है तो निश्चित रूप से जो पिछली बार जीत हुआ था उससे बड़ी जीत होगी। सर, तमकुही राज विधानसभा निषाद पार्टी समर्थित था, तो जो चुनाव चिन्ह था वो कमल था। आप निषाद पार्टी समर्थित थे, चुनाव चिन्ह कमल था। आधे कमल के आधे निषाद के। क्या इस बार विधानसभा के चुनाव में डॉक्टर अश्विनी कुमार को पूरी तरह से कमल का देखा जा सकता है? देखिए, अभी इस पे कुछ भी कहना समय से पहले हो जाएगा। अब जैसा भी शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होगा, मैं तो शीर्ष नेतृत्व के निर्णय को पालन करता हूं। जैसा भी निर्णय होगा उस निर्णय को पालन करूंगा। सर, यदि आज जनता आपके किसी एक काम का मूल्यांकन करे
और उस आधार पर आपको पुनः समर्थन देने के लिए आप अगर जनता से अपील करें तो वह एक काम आपका कौन सा है? देखिए, कार्य हमारे बहुयामी कार्य हुए हैं। कोई एक क्षेत्र में नहीं कह सकता हूं कि एक ही क्षेत्र मेरा है जिस पे कि मैंने काम किया। मैं कहा कि यातायात के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं वो अविस्मरणीय कार्य हैं, कभी भी उसको भुलाया नहीं जा सकता है। आज आज़ादी के बाद से मैंने सड़कों का जो जिक्र किया, साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक बस स्टैंड नहीं था। सड़कें बस पे, रोड पे बसें खड़ी होती थीं। आज एक सुंदर बस स्टैंड मैंने माननीय मंत्री दयाशंकर जी को कहा, मंत्री जी ने उसकी स्वीकृति दी और स्वीकृति के बाद वो बन के लगभग तैयार है। मैं समझता हूं कि एक आध महीने में उसका लोकार्पण भी हो जाएगा। तो यातायात के क्षेत्र में एक अविस्मरणीय काम हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी वो सतह पे दिख नहीं रहा है, चूँकि स्वीकृति तो मिल गई है। जैसे हमारा सिमरही जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, सिमरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उत्क्रमित करके उसको संयुक्त चिकित्सालय के रूप में 100 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय के रूप में डेवलप कर दिया गया है। और संयुक्त चिकित्सालय में लगभग वही सुविधाएं मिलती हैं जो कि जिला अस्पताल में मिलती हैं। पूरे जिले में एक ही आज संयुक्त चिकित्सालय जिला अस्पताल के बाद हमारे विधानसभा में बनेगा। उसके लिए इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स और मैन पावर की जो स्वीकृति है वो सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। मैं समझता हूँ 2-4 महीने में वो प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी और फुल फ्लेजेड वो संयुक्त चिकित्सालय के रूप में काम करने लगेगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम हुआ है, यातायात के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अपने ही निधि से करीब 15 स्कूलों को स्मार्ट बनाने का काम किया है। अभी तक स्मार्ट क्लास का कहेंगे कि उपयोगिता क्या है साहब? क्लास तो हमने तो स्मार्ट बना दिया, उसमें लग गई बोर्ड, लग गई डिजिटल बोर्ड, लग गई, क्या होगा? तो स्मार्ट क्लास में डिजिटल बोर्ड के द्वारा आपको पूरी शिक्षा, जो भी चीज़ आप जानकारी लेना चाहें बच्चों के लिए, वो फिजिक्स का कोचिंग करना हो, केमिस्ट्री का कोचिंग करना हो, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में। सुरक्षा के बारे में मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस बार जो दिवाली की रात में धनतेरस, दिवाली के एक दिन पहले धनतेरस था, धनतेरस की रात में जब तक सोने के व्यापारियों को नींद नहीं आ गई तब तक सारी दुकानें खुली रहीं और एक भी अप्रिय घटना सामने नहीं आया। ये हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जो मनसा थी और जो उनका दिशा निर्देश है कि भ्रष्टाचार मुक्त, करप्शन मुक्त, आज वो किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं आई, रात भर सोने की दुकान खुली रही। तो हमारा विधानसभा पूरी रूप से सुरक्षित भी है। तो जो विधानसभा 331 पे था, क्रमांक संख्या 331 पे, लेकिन प्रैक्टिकली वो 403 पे था, आज मैं कह सकता हूं कि मैं अपने विधानसभा को उठा के 1 नंबर विधानसभा बनाऊंगा, नंबर 1। तो जनता के अंदर एक विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी रहा है, जो विधायक है, ये काम कर रहा है और काम करवा सकता है। यह थे हमारे साथ आज तमकुहीराज विधानसभा के विधायक डॉक्टर असीम कुमार जी, जिनसे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और 27 विधानसभा के चुनाव पर चर्चा हो रही थी। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए विभाग बातें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।